सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था दूसरा, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 2। तो विविध प्रश्नमाला के हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आपको दर्शन है। आगे बात समझ। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे, तो देख लीजिए ये वाला। तो आप क्या लेके चलोगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, लेकिन ये जो ए लेंगे ये कोई भी ए धनात्मक पूर्णांक है। आगे बात समझो, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी की वैल्यू हम क्या लेंगे, बी बराबर 4। बी की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 4। अब आपको क्या करना है, ए तथा बी पर किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए बराबर क्या होगा, BQ+R। ए बराबर क्या होगा, BQ+R, जहाँ R क्या होता है, B से छोटा या 0 के बराबर। नाउ अब ए आपका, ए तो दे ही रखा है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी हमने क्या लिया, 4। दैट इंप्लाइज ए बराबर 4q+R। आगे बात समझ में। अब देखिए ये R क्या क्या वैल्यू ग्रहण करेगा, 4 से छोटी और 0 से बड़ी। आगे बात समझ। अब R बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर, आगे बात समझ। तो ए बराबर क्या होगा, जब R बराबर 0 रखेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए, जब R बराबर 0 तो ए बराबर क्या होगा, 4q। आगे बात समझ में। जब R बराबर 1 तो ए बराबर क्या होगा, 4q+1। और जब R बराबर 2 तो ए बराबर क्या होगा, 4q+2। जब R बराबर 3 तो ए बराबर क्या होगा, 4q+3। आगे बात समझ में। अब देखिए ये चीज़ तो हमने लिख दी। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 4q। आगे बात समझ में। तो यहाँ a बराबर 4q तथा a बराबर 4q+2, यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों ही क्या है, 2 से विभाज्य है। आप देख सकते हैं 4q, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2q। तो 2 × 2q को लिख दीजिए आप m, तो क्या आ गया 2m। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2q+1, और 2q+1 को लिख दीजिए m, तो 2m। क्या 2m और 2m ये दोनों 2 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर 2 से विभाज्य तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 4q तथा a बराबर 4q+2 2 से विभाज्य है, अतः यह क्या होंगे, समपूर्णांक होंगे। क्या होंगे, समपूर्णांक होंगे। आगे बात समझ। नाउ अब क्या बचा आपका, a बराबर 4q+1। a बराबर 4q+1 विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि 4q आपका क्या है, सम है। सम में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, विषम आएगा, विषम पूर्णांक है। तथा a बराबर 4q+3 विषम पूर्णांक है। देख लीजिए अभी हमने दिखाया था 4q क्या है आपका, समय, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4q+2 वो हो गई सम +1, तो क्या आ गया, विषम आ गया। आगे बात समझ। तो ये दोनों ही पार्ट कौन से, a बराबर 4q+1 और a बराबर 4q+3, ये दोनों ही क्या है, विषम पूर्णांक है। आगे बात समझ। तो फाइनली आप लिखोगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q
प्लस 1 तथा 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। आगे बात समझ, अब ध्यान से देखना। तो आप दो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक n तथा, अब क्रमागत है तो n के बाद में क्या आएगा, n प्लस 1 ही आएगा, n तथा n प्लस 1 है। नाउ n इंटू n प्लस 1 कह रहा ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल, तो n इंटू n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n। आ गई बात समझ, ये आ गई। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या कह रहा है कि ये जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है इनका गुणनफल 2 से भाज्य होगा। अब आप ध्यान से देखना, चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q तथा 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना, अगर ये जो धनात्मक पूर्णांक n ये अगर 2q रूप का होगा तो क्या ये वाला जो पार्ट है n क्या ले लिया हमने 2q, तो इसके आगे का जो पूर्णांक आएगा वो क्या आएगा 2q प्लस 1 आएगा। तो आप चेक कर लीजिए 2q इंटू 2q प्लस 1 बराबर ये 2 से भाज्य है कि नहीं है। अब देखिए, यदि n बराबर 2q तो n इंटू n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 बराबर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n, यानी कि n की जगह क्या रखना है 2q रखना है, तो 2q का स्क्वायर प्लस 2q, तो 2q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले ले क्या बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q। आगे बात समझ, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू m, जहाँ m बराबर क्या है आपका 2q स्क्वायर प्लस q, तो ये 2m आ गया। इसका मतलब क्या है, अतः 2m 2 से भाज्य है। ये देख लीजिए भाई, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो वो 2q और 2q प्लस 1 रूप का होता है। मान लीजिए हमने ये जो n धनात्मक पूर्णांक वो 2q लिया, तो अगला क्या आएगा 2q प्लस 1, तो आपको गुणा करके चेक करना कि 2q इंटू 2q प्लस 1 यानी कि ये n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2q का स्क्वायर प्लस 2q, क्या ये 2 से भाज्य है, यहाँ पे देख लीजिए 2m 2 से भाज्य। अब देख लीजिए अगला, यदि n बराबर 2q प्लस 1, यानी कि हम कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक 2q तथा 2q प्लस 1 रूप का होता है, यानी कि अगर इस रूप का होगा 2q प्लस 1 रूप का, तो देख लीजिए तो देयर इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस n, तो यानी n की जगह क्या रखना है 2q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n की जगह 2q प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1। तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2q 6q प्लस 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए क्या आ रहा है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, जिसको क्या आप लिख सकते हो 2 इंटू m, जहाँ m बराबर आपका क्या है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, तो आ गया 2m, अतः 2m 2 से भाज्य है। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, अतः कोई भी दो क्रमागत, अतः कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देख लीजिए, आपको
क्या मानना है, n और n+1 कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक, तो इनका गुणा क्या आता है n² + n। अब आपको पता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q तथा 2q + 1 रूप का होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगर 2q रूप का है तो यहाँ से देख लीजिए क्या आ रहा है 2m, अगर 2q + 1 रूप का है तो भी क्या आ रहा है 2m, जहाँ पे m की वैल्यू अलग अलग, इस कंडीशन में m क्या है 2q² + q, इस कंडीशन में m क्या है 2q² + 3q + 1। अब आप सिंपली देख सकते हो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक हमेशा सम और विषम होते हैं। कोई भी दो धनात्मक, अगर पहला आपने सम ले लिया तो दूसरा इससे अगला क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा, आपको ये तो पता ही है। अगर पहला विषम ले लिया तो फिर अगला क्या आएगा, सम आएगा। अब सम और विषम का गुणा हमेशा क्या आता है, सम आता है, और विषम और सम का गुणा भी हमेशा क्या आता है, सम आता है। अगर सम है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को विभाजित करने पर शेषफल 5 तथा 7 प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 2053 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है और 967 को विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो आंसर आगे बात समझें। अब देखिए 2053 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, अतः वह संख्या, यानी कौन सी, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर 2053 को विभाजित करेगी तो शेषफल 5 बचेगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या किसको पूर्णतः विभाजित करेगी, 2053 में से 5 घटा लीजिए, यानी कि हम उस बड़ी से बड़ी संख्या इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 अगर मैं इसमें से घटा लूंगा, इसका मतलब क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या इसको क्या करेगी, पूर्णतया विभाजित करेगी। अतः वह संख्या किसको, 2053 - 5 यानी कि 2048 को पूर्णतया विभाजित करेगी। आगे बात में इसी प्रकार किसको, 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बच रहा है, 7 प्राप्त होता है। अतः वह संख्या कौन सी, सेम जो इसको कर रही है पूर्णतः विभाजित, अतः वह संख्या किसको, 967 - 7 यानी कि 960 को पूर्णतया विभाजित करेगी, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो 2053 को विभाजित करेगी तो 5 बचेगा, यानी कि वो किसको, 2048 को पूर्णतया विभाजित करेगी, और 967 को विभाजित करेगी तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि 967 में 7 घटा लीजिए, यानी कि 960 को वो क्या करेगी, पूर्णतया विभाजित करेगी। अब देखिए, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या 960 और 2048 इन दोनों को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करती है वो क्या होती है, उन दोनों का मैसअप होती है। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2048 तथा 960 का HCF होगी। अब आपको क्या करना है, 2048 और 960 का क्या करना है, HCF निकालना है। तो देख लीजिए, नाउ 2048 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2048 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू, आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 2048 2 से क्या बचेगा, 1024
2 से क्या बचेगा 512, 2 से क्या बचेगा 256, 2 से क्या बचेगा ये देख लीजिए 128, 2 से 128 तो 6 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सीधा लिख दूं मैं 2 की घात 11। देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 512, 1024, 2048, यानी कि 2 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे 11। अब आपको किसके 960 के अभाज्य गुणनखंड, तो 960 को आप क्या लिख सकते हो देख लीजिए 960, 2 से कितना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0, 480, 2 से 2 4 240, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, आगे बात में तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 120, 240 ये हो गए। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5, आगे बात में तो ये तो आगे गुणनखंड। अब आपको क्या करना है इन दोनों का HCF निकालना है। तो नाउ HCF किसका 2048 960 का। तो क्या करेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड और इधर न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा 2, देख लीजिए 2 ये उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात क्या 6, अतः HCF क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितनी होती है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको कि 2053 में विभाजित करने पर 5 सेसफल प्राप्त होगा और जिसमें 967 में भाग देने पर क्या होगा 7 सेसफल प्राप्त होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 64। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 64 है, जिसे 2053 और 967 को विभाजित करने पर सेसफल 5 और 7 प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं है। ये आपको व्याख्या करनी है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं संख्या कौन से 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13, तो ये बराबर किसके होगी देखना, ये तो तीनों इंटू में बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ से 13 यहाँ पर भी है और 13 इधर भी है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, देख लीजिए 13 11 7 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, आगे बात समझ में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 छक 78, 2 इंटू 3, तो इसके क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये जो संख्या है इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये संख्या भाज्य है, 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है और 13 से भी भाज्य है। अतः संख्या के गुणनखंड, ये जो संख्या है इसके जो गुणनखंड है वो क्या है अभाज्य है, अभाज्य है यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अतः
संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आगे बात समझ में? कोई भी संख्या अगर उसके गुणनखंड अभाज्य आ जाते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है अगर उस संख्या के, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आप दूसरा देख लीजिए, संख्या कौन सी? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए ये तो सारे गुणा में है, यहाँ पे प्लस लगा है, तो 5 यहाँ पर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि वहाँ से तो 5 ले लिया। अब देख लीजिए 7 × 42, तो सीधा गुणा करके देख लेते हैं। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 7 × 42, तो 42 × 24 कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 16 × 4 = 20 की सुम हासिल की 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 1008। तो इसका गुणा हो जाएगा 1008 + 1। आगे बात समझ में? तो 1008 कितना हो जाएगा? 5 × ये हो जाएगा आपके 1009। अब इसमें किसी का भाग जा रहा है, किसी का भी नहीं जा रहा है, तो 5 × 1009। आगे बात समझ में? अब देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं इस संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए 5 × 1009। अतः संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 तथा 1009 है। देख सकते हैं ये संख्या क्या है? ये इसका मतलब ये जो संख्या है 5 से भी भाज्य है और 1009 से भी भाज्य है। अतः संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समावर्त दे रखा है 9, तो इनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी है आपको, संख्याएं क्या दे रखी है? 306 तथा 657, और मैसअप पे आपको दे रखा है कितना? 9, और लेसअप पे आपको ज्ञात करना है। आगे बात में तो सीधा सूत्र है आपके पास में, लेसअप इंटू मैसअप किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आंसर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? लेसअप पे इंटू मैसअप पे। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है। तो दोनों संख्याएं यानी कि 306 × 657 बराबर किसके होगा? लेसअप पे इंटू मैसअप पे आपको दिया हुआ कितना? 9। तो यहाँ से लेसअप पे बराबर क्या आ जाएगा आपका? देख लीजिए 306 × 657/9। देख लीजिए क्या आ रहा है? 9 × 27, 3 बार कट रहा है, 27 × 29, 9 × 4 = 36, तो क्या आएगा? 34 × 657। अब 34 को 657 से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो 7 × 4 = 28, हासिल की 2, 5 × 20, 2 22 का भी है, हासिल की 2, 6 × 24 = 25, 26, 7 × 21 का हासिल की 2, 5 × 15, 16 17, हासिल की 1, 6 × 18, 1 19, 8 3, 7 × 13, हासिल की 1, 10 × 2 = 12 भी हासिल की 1, 22,338। ये आपका आ गया लेसअप पे। लेसअप पे कितना आ जाएगा? 22,338। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप कौन सा? 18वां। बरामदे की लंबाई कितनी दे रखी है? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, यानी कि कितना हो जाएगा? 1872 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आ गई आपकी बरामदे की लंबाई। और क्या दे रखा है? इसकी चौड़ाई दे रखी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि बरामदे की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर।
यानी कि 1320 सेंटीमीटर। ये आ गई बरामदे की चौड़ाई। अब कह रहा है इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो भी बरामदा है इस प्रकार का, इसमें समान विमाओं वाले यानी कि वर्गाकार टाइलें, जो भी है वर्गाकार टाइलें आपको लगानी है इसमें। आगे बात समझ में। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, समान है, वो आपको लगानी है। तो वैसे न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या होगी। तो अब देखिए लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। अब ध्यान से देखना, समान विमा की यानी कि जिसमें लंबाई भी फिट बैठ जाए और ये चौड़ाई भी फिट बैठ जाए, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो दोनों को क्या कर रही है, भाज्य कर रही है। तो वो क्या आ जाएगी, आपकी टाइल की विमा आ जाएगी, टाइल की लंबाई या चौड़ाई आ जाएगी, क्योंकि टाइल वर्गाकार है यानी कि एक ही चीज़ होती है, टाइल की भुजा आ जाएगी। अब देखिए समान विमा वाली टाइल की विमा, समान विमा वाली टाइल की विमा, विमा क्या है उसकी, टाइल की भुजा, यानी कि वर्गाकार टाइल लगानी है तो यानी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहती है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि समान विमा वाली यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो उसकी विमा कैसे निकालोगे, 1872 तथा 1320 का HCF होगा, यानी कि इन दोनों का क्या करना है, आपको HCF निकालना है। तो अब देखिए सबसे पहले 1800, तो संख्या या इसको आप संख्या मान लीजिए या लंबाई मान लीजिए। तो 1872 के अभाज्य गुणनखंड, तो 1872 को अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए क्या आ रहा है, 1872। तो 2 से 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 936। अब 2 से ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 468। 2 से 2, 3, 4, 234, 2 से 1, 1 और 17, 117। आगे बात समझ में। अब देखिए 117 में किसी का भाग जा रहा है क्या, देख लीजिए। चलिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। तो इसके गुणनखंड क्या लिख दूँ मैं, 2 की पावर 4 × 117। अब 1320 के अभाज्य गुणनखंड, तो 1320 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लीजिए। ये रहा आपका 1320। तो 2 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 660। आगे बात समझ में। 2 से 330 और 2 से ये देख लीजिए 1, 6 दूनी 12 और 1 बचेगा 165। और 5 से देख लीजिए 5 3 15, सिल्की सॉरी 5 3 15, 1 बचेगा शेष 5, 5 3 15, 33, 33 का 3 से कितना, 11। आगे बात समझ में। तो ये देख लीजिए, तो क्या हो जाएंगे गुणनखंड इसके, 2 की पावर 3 × 5 × 11। आगे बात समझ। अब क्या कह रहा है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर इसके गुणनखंड आगे और करने चाहिए तो 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 3 3 की 9, 2 9 3 27। आगे बात समझ में। और 3 से कर लीजिए ताकि जब उभयनिष्ठ लेंगे तो ये गुणनखंड आ जाएंगे। यहाँ पे 117 कहीं बन नहीं रहा है, तो 3 से 13 39। अब 13 को ऐसे ही रख दीजिए। तो इसके गुणनखंड आप ऐसा कीजिए, 2 की पावर 4 × 117 को और टुकड़े कर दिए हमने, 3 का स्क्वायर × 13। तो ये हो गए इनके गुणनखंड। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, HCF निकालना है। HCF, तो HCF कैसे निकालेंगे हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपके, 2 और 3, बस 2 ही है। न्यूनतम घात 2 की है 3 और 3 की है 1। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 × 3 यानी कि 8 × 3, 8 3 24। अतः वर्गाकार टाइल जो कि हमको क्या लगानी है, इसे बरामदे में लगानी है, वर्गाकार टाइल की विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। आगे बात सुन। अब देखिए ये आपका बरामदा है। अब इसमें ये एक टाइल आ गई 24 सेंटीमीटर की। अब आपको कितनी टाइलें यहाँ पे लगानी है, यानी कि पूरे के क्षेत्रफल में इस एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगी, आपकी टाइलों की संख्या आ जाएगी।
तो टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। आगे बात समझ। तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या है आपका, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 1872 इंटू 1320, और एक टाइल का क्षेत्रफल तो 24 इंटू 24। तो यहाँ से अब इनको काट लीजिए। तो देखिए 2 से 12 बार, 2 से 6, 6 160, 2 से 6 से काट लीजिए, 6 से 2, 6 से 110 और 2 से 55, और ये कट रहा है क्या देख लीजिए। तो 2 से 12 और 2 से ये 9, और फिर कितना बचेगा, 7 है यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 6, 936। 2 से या 6 से, चलिए 2 से काट लेते 6, तो 2 से ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 1 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 से कट रहा है क्या, 6 छंग 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितना बचेगा 4, 8 छंग 48, 78। तो 78 इंटू 55, यानी कि 78 को 55 से गुणा कर दीजिए। तो 8 पंजे 40 की शुम हासिल की 4, 7 पंजे 35, 4 39, 8 पंजे 40 की शुम हासिल की 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 0 9 9 3 12 भी हासिल की 1 4, 4290, 4290 टाइल। तो टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4290 टाइल। आगे बात समझे। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले तो वो कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी टाइल आपको क्या लगानी है कि बराबर विमा की वर्गाकार टाइल लगानी है। तो वो दोनों का एचसीएफ निकालने से आएगी, उसकी विमा आएगी, यानी वर्गाकार टाइल की जो भी लंबाई चौड़ाई है वो आएगी आपके पास में। फिर टाइलों की संख्या कैसे निकालोगे कि बरामदे के क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल भाग देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। टाइलें कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4290 टाइल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसको उसी प्रोसेस से करना है जैसे हमने पहले किया था। तो ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए। 20वां क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, तो इनको भी करने की आवश्यकता नहीं है। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि 34.12345, तो इसके हर के अभाज्य गुण देखिए 7 दशमलव प्रसार है, तो हर के अभाज्य गुणन क्या होंगे इसके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। अगला देख लीजिए, अगला है 43.123456789, और इसकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब ये पुनरावृत्ति वाला भी क्वेश्चन हमने किया। इसका मतलब यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती यानी हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं होंगे। अब ये संख्या है क्या, तो हर के गुणनखंड है क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x बराबर 43.123456789, और यही ऐसे ही पुनरावृत्ति होगी वापिस 1 2 3 4 5 6। अब इसको किससे गुणा करना है आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 10 की पावर 9 से गुणा कर दीजिए। 10 की पावर 9 x बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर 43, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। इसके बाद में क्या लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऐसे चलता रहेगा। 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे तो 10 की पावर 9, तो इतने पॉइंट ये हट के आगे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 की पावर 9x में से x घटा देना है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो केवल इसमें से ये 43 घटना है, बाकी ये का ये वाला जितना भी प्रोसेस आगे क्या है 1 2 3 से लेकर 9 तक पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें से ये घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 3 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से घटा दीजिए यानी 43, यानी कि 6 4, तो ये वाली संख्या बचेगी। आगे बात समझ में। तो यहाँ से x आपने ले लिया कॉमन, 10 की पावर 9 माइनस 1 बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब 10 की पावर 9 क्या होती है वो देख लीजिए, यानी कि 9 जीरो लगाना आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इसमें से क्या घटाना 1 घटाना है। तो 10 में से 1 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9,
9 9 9 9 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के आएंगे, यानी कि 9 9 9 x बराबर क्या आएगा 43 12 34 56 74 6। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 43 12 34 56 74 6 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपकी संख्या है, कौन सी, ये वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या, यानी कि इसका हम इसमें भाग देंगे तो 43 पॉइंट और उसके बाद में 1 से लेकर 9 तक के अंकों की बार बार क्या होती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत आवर्ती है, यानी कि इसके जो हर के गुणनखंड है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं। तो ये है आपकी दूसरी प्रश्नावली। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 19 है अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो अगर इसमें कोई समस्या है तो आप ज़रूर वापस पूछना, वापस करेंगे और बाकी कल की क्लास में हम करेंगे तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।